Hello students. So in the previous lecture we were talking about कि किस तरीके से aerobic respiration is going to take place. Okay, तीन different जगहों पे aerobic respiration के steps होने वाले हैं. The first is going to be in the cytoplasm, then is going to be the mitochondria, and third is going to be the mitochondrial membrane. ठीक है? So now we are going to talk about the first step of aerobic respiration, that is going to be glycolysis. ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है उसमें 10 स्टेप्स है. 5 स्टेप्स में क्या होगा, एटीपी यूज होगा और बाकी के 5 स्टेप्स में एटीपी को जनरेट किया जाएगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट फेज था और पे ऑफ फेज था. तो आज के लेक्चर में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल्स. ठीक है, सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से गो थ्रू करा है, तो आपको आज के लेक्चर में पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा इंटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? द इंटेंशन इज ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना. द इंटेंशन इज कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड कन्वर्ट करने का काम किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का है. और सिंपल से एनर्जी निकालने का काम किसका है? सो ये काम है एरोबिक रेस्पिरेशन का. ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज गोइंग टू बी ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, तो आज ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा स्टेप देखेंगे. ठीक है, सो जैसे मैंने बताया कि अपन वी यूज लॉट ऑफ थिंग्स इन द डाइट. वी यूज फैट, वी यूज प्रोटीन्स एंड वी यूज कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज शुगर. ठीक है, तो मैं शुगर के बारे में बात करूंगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करूंगा, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, I'll start with the glucose. So pay attention to what I say. First we'll go through the first 5 steps, then we'll talk about the last 5 steps. So जो खाने का डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज मिला है, सिंपल शुगर जो मिला है, उस सिंपल शुगर को डिलीवर किया जाएगा किसके पास? सेल के पास डिलीवर किया जाएगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है? शुगर को डिलीवर करता है सेल को. ईच एंड एवरी सेल इज डिलीवर्ड शुगर विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन. तो अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं होगा तो सेल शुगर रिसीव नहीं कर पाएगा, और जब सेल रिसीव नहीं कर पाएगा शुगर फ्रॉम दी ब्लड, ओके, तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो आपको पता होगा जो लोगों की बॉडी में डायबिटीज, जो लोगों की बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, दे सफर फ्रॉम डायबिटीज, दैट इज हाई शुगर लेवल. वाई हाई शुगर लेवल? बिकॉज शुगर सेल के पास नहीं पहुंच पा रहा है. क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि बॉडी में इंसुलिन नहीं है. इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है? पेनक्रियास करती है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन द शुगर, दैट इज ग्लूकोज, इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू द सेल. इफ इंसुलिन इज एब्सेंट, द शुगर इज नॉट गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू द सेल एंड द प्रपोर्शन ऑफ शुगर इज गोइंग टू इंक्रीज इन द ब्लड एंड द कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज. ठीक है, सो नाउ लेट्स से द शुगर हैज बीन डिलीवर्ड टू द सेल. ओके, सो शुगर दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया है. अब ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन किया जाएगा. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. कार्बन का नंबर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. दिस ग्लूकोज इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम दैट इज हेक्सोकाइनेस. दिस इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम नोन एज हेक्सोकाइनेस. एंजाइम को अपन ब्लैक में लिखते हैं. is acted upon by the enzyme hexokinase, and hexokinase requires magnesium ions to get activated. ठीक है, so it also requires Mg2 plus, okay, for its activation. किसके एक्टिवेशन के लिए? इस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए. ये एंजाइम क्या करता है? काइनेस एंजाइम का काम क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप उठाएगा, एक जगह से फॉस्फेट ग्रुप को पिकअप करेगा और दूसरी जगह डिलीवर करेगा. तो यहां पे ये पिकअप कहां से करता है? हेक्सोकाइनेस, इट पिक्स अप द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एटीपी. एटीपी कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, तो वहां से फॉस्फेट को उठाएगा और डिलीवर किसको करेगा? ग्लूकोज को डिलीवर करेगा. तो अगर मैं एटीपी में से फॉस्फेट निकाल लूंगा तो क्या बनेगा? एडीपी बन जाएगा. So ATP is used. So ATP का फॉस्फेट अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास ATP, that is adenosine triphosphate, 3 phosphate,
If I use one of the phosphate, it gets converted into adenosine diphosphate. ठीक है, तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा and one phosphate is delivered to the glucose. One phosphate is delivered to the glucose and it goes and binds to the sixth carbon. जो phosphate इस ATP से यूज में आया है, निकाला गया है, वो ATP इस ग्लूकोज के पास गया है. ओके, वो फॉस्फेट उस ग्लूकोज के पास गया और कहां पे जाके अटैच हुआ है? उसके सिक्स्थ कार्बन पे जाके अटैच हुआ है. दिस इज ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ Mg2+. ठीक है, Mg2+ इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज. ठीक है, so once the phosphate has been taken up by the glucose is converted into glucose 6-phosphate. अब ग्लूकोज को क्या कहा जाएगा? ग्लूकोज 6-phosphate कहा जाएगा क्योंकि ग्लूकोज के छठे कार्बन पे, सिक्स्थ कार्बन पे क्या अटैच है? फॉस्फेट अटैच्ड है. ठीक है, सो हाउ डू आई पुट इट एज? सो आई विल राइट इट डाउन एज ग्लूकोज 6-phosphate. ठीक है, क्या कहा जाएगा? जो कंपाउंड बनेगा उसे कहा जाएगा ग्लूकोज 6-phosphate. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अगर ग्लूकोज जाके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता, अगर फॉस्फेट जाके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता तो आप बोलते ग्लूकोज 1-phosphate. बट यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ अटैच हो रहा है? छठे कार्बन पे अटैच हो रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? ग्लूकोज 6-phosphate बोलूंगा. ठीक है, नाउ दिस ग्लूकोज फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर. This glucose 6-phosphate now is converted into its isomer with the help of the enzyme phosphohexose isomerase. With the help of the enzyme phosphohexose isomerase. Phosphohexose isomerase is the name of the enzyme. ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्ट हो जाएगा उसके आइसोमर में. ग्लूकोज का आइसोमर क्या है? फ्रुक्टोज है. ठीक है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate. ठीक है, एंड दिस एंजाइम आल्सो रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस फॉर इट्स एक्टिवेशन. ठीक है, तो यहां पे भी अपन लिख देंगे Mg2+ इज रिक्वायर्ड. ठीक है, so now the glucose 6-phosphate is converted into its isomer with the help of the enzyme phosphohexose isomerase, and the name will put it as fructose 6-phosphate. It is known as fructose 6-phosphate because glucose and fructose are isomers of each other. इसलिए it is going to be termed as fructose 6-phosphate. Done? Now again the phosphate is used. ठीक है, phosphate कहां से लेंगे? हमेशा अपन ATP से लेंगे. तो again the phosphate is used. ठीक है, and with the help of the enzyme phosphofructokinase. काइनेस एंजाइम कभी भी आएगा तो आप समझ जाना कि फॉस्फेट ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा phosphofructokinase. फिर से I need to put it as it requires magnesium ions for its activation. यहाँ पे लिखेंगे it requires magnesium ions for its activation. ठीक है, now when it requires magnesium ions for its activation, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा ATP दिखाना पड़ेगा. ATP यूज करेंगे अपन. ठीक है, सो ट्राई फॉस्फेट में से अगर मैं एक फॉस्फेट निकाल लेता हूं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइफॉस्फेट. एक फॉस्फेट इसके पास आ गया. ठीक है, तो फ्रुक्टोज के पास ऑलरेडी एक फॉस्फेट तो था छठे कार्बन पे. अभी एक और फॉस्फेट अगर मैं ऐड करता हूं तो वो फॉस्फेट जाके बाइंड हो जाएगा फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन के साथ. Because already the sixth carbon is occupied with the phosphate. Now, if more phosphate is added, it goes and bind with the first carbon of the fructose. So the product that is formed is going to be termed as fructose
1,6 फ्रुक्टोज 1,6 दो फॉस्फेट आ गए, एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरा फॉस्फेट छठे कार्बन पे है. सो दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट. ठीक है, सो आई विल पुट इट एज बिसफॉस्फेट. ठीक है, इज इट क्लियर? So now this glucose was a 6 carbon compound. This is also 6 carbon क्योंकि कहीं पे भी मैंने कार्बन को निकाला नहीं है तो सब 6 कार्बन के ही है. This is also 6 carbon. This is also 6 carbon. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी ATP का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट ATP यूज में आया है. ठीक है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट फेज. मैं इन्वेस्टमेंट फेज की बात कर रहा हूँ अभी. जो लेटर पार्ट होगा, 5 स्टेप होंगे, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज दी payoff phase. This is the investment phase I'm talking about. 1 2 3 steps हुए. ठीक है, 2 steps और चाहिए. Now what? So now ये जो fructose 1,6 bisphosphate बना है, ये fructose 1,6 bisphosphate is split into 2. अब क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन. तो अभी जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी a molecule consisting of 3 carbon each. और यहां पे we are going to use a enzyme or a biological seizure जिसका नाम है aldolase. It is termed as aldolase. ठीक है, एक्सोकाइनेज, फॉस्फो एक्सोआइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड aldolase. सो aldolase क्या करता है, aldolase फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कट कर देता है, तोड़ देता है 2 कंपाउंड में. ये एक कंपाउंड था, अब क्या बनते हैं, अब 2 कंपाउंड बनेंगे, और हर एक कंपाउंड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है. सो वन कंपाउंड दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इज DHAP, दैट इज टर्म्ड एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. That is DHAP, dihydroxyacetone phosphate, which is a 3 carbon compound. It is a 3 carbon compound. और ये जो चीज बनी है, यहाँ पे जो दूसरी चीज बनेगी, वो उसका आइसोमर है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. क्या बोलेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. 3 phosphoglyceraldehyde, या फिर we can put it as 3PGAL. It can be termed as 3PGL. This 3PGL is again a 3 carbon compound. ठीक है, is it clear? Now यहाँ पे कितने फॉस्फेट थे, यहाँ पे एक फॉस्फेट था फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट था छठे कार्बन पे. तो यहाँ पे अब क्या हो गया, जो 6 कार्बन का कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड था, वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया 3 में, 3 का एक और दूसरा 3 का. तो एक फॉस्फेट इसके पास आ जाएगा, दूसरा फॉस्फेट इसके पास आ जाएगा. 3 कार्बन और दोनों के पास एक एक फॉस्फेट अवेलेबल है. ठीक है, अब ये दोनों क्या है, दिस आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सो नाउ दिस डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इज ऑफ नो यूज. ये आगे कुछ काम में नहीं आता है. तो अपना मैकेनिज्म, अपना सिस्टम क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, बिकॉज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड काम की चीज है. ये काम की चीज नहीं है, बट इसका जो आइसोमर है, आइसोमर का नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. ये क्या है, काम की चीज है. तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ऐसे दिखाएंगे, because both can be interconverted. So with the help of the enzyme triose phosphate isomerase, the help of the enzyme triose phosphate
आइसोमरेज, क्या हो रहा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। समझ में आ गया? ठीक है, तो कितने स्टेप हुए? दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. 5 स्टेप्स खत्म हो चुके। यहाँ पे कहीं पे भी अपने एटीपी प्रोड्यूस नहीं किया है, पर एटीपी को यूज किया है। दिस वाज द इन्वेस्टमेंट फेज। सो नाउ एट द एंड ऑफ द 5 स्टेप व्हाट डू आई गेट? आई गेट एक मॉलिक्यूल तो ये अवेलेबल था पहले से, दूसरा मॉलिक्यूल भी आपने इसका बनाया, किससे बनाया? इसकी मदद से बनाया। मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 5 स्टेप्स व्हाट डू वी गेट? We get 2 molecules or 2 compounds of 3-phosphoglyceraldehyde. फ्रुक्टोज को आपने स्प्लिट किया 2 में, तो एक बना फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, दूसरा बना था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आपने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में। मतलब नाउ व्हाट डू आई हैव? आई हैव 2 molecules of फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। ठीक है, सो नाउ आई स्टार्ट विद दिस। यहां से स्टार्ट करें, कितने मॉलिक्यूल इसके? 2। ठीक है, तो मैं दोनों को अलग अलग नहीं लिखूंगा, आई मल्टीप्लाई इट बाय 2। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो द एंड ऑफ दिस फेज 5 स्टेप्स व्हाट डू आई गेट? आई गेट 2 molecules ऑफ 3-phosphoglyceraldehyde। ठीक है, एंजाइम कौन सा था? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। 5 स्टेप खत्म हो चुके। अब बाकी के 5 स्टेप की बात करके, जहां पे क्या होगा? जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, we'll start from here, so I have to rub it down. क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी एंडेड अप विथ 3 molecules, I'm sorry, a 3 carbon compound। उसके कितने मॉलिक्यूल? उसके 2 मॉलिक्यूल। 2 molecules of 3PGL which is a 3 carbon compound। कितने कार्बन का कंपाउंड है ये? 3 कार्बन का कंपाउंड है। और कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है इसके। नाउ यहां पे इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें से क्या हाइड्रोजन निकालेंगे? इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। सो जब ये ऑक्सीडेशन करेगा, it undergoes oxidation. That means we take out the hydrogen out of it, and this hydrogen is accepted by NAD+. The hydrogen is accepted by NAD+, and it forms NADH plus H+. किस चीज का फॉर्मेशन होता है? NADH plus H+। ठीक है, जो हाइड्रोजन यहां से निकाला आपने, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किसने किया? NAD+ ने एक्सेप्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 3-phosphoglyceraldehyde था, इट रिसीव्स द phosphate group from the cytoplasm or from the cytosol, not from the ATP, from the cytosol। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट रिसीव्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहां से? इट रिसीव्स इट फ्रॉम दी साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल ऑफ दी साइटोप्लाज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे एक और चीज यूज में आती है, दैट इज वाटर। आपको याद रखना है, एलिस टैब में क्या कर रहे हैं? वाटर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एज देयर आर 2 molecules ऑफ 3PGL, तो ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल की बात करी है ना, तो अगर 2 मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करो तो कितने NADH plus H+ बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने फॉस्फेट यूज में आएंगे? 2 फॉस्फेट यूज में आएंगे। कितने H2O यूज में आएंगे? तो 2 H2O यूज में आएंगे। समझ में आ रहा? मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो नाउ एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी अवेलेबल था, दूसरा फॉस्फेट भी ऐड कर दिया आपने साइटोसोल से लेके, नॉट फ्रॉम द एटीपी, फ्रॉम द साइटोसोल। नाउ दिस बिकम्स 1,3-bisphosphoglyceric acid. This becomes 1,3-bisphosphoglyceric acid, क्योंकि
One was already available, one more phosphate has been added, so that is the reason I am putting it as 1,3. 1,3 bisphosphoglyceric acid. ठीक है? How many carbons? This is going to be 3 carbons only. ठीक है? एंजाइम लिखना पड़ेगा. एंजाइम कौन सा लिखेंगे? सो जो एंजाइम यहाँ पे यूज में आ रहा है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट आइसोमरेज. क्या आ रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट आइसोमरेज काम में आएगा, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड ब्लैक से लिखेंगे डिहाइड्रोजनेस. हाइड्रोजन बाहर निकला था, DH is dehydrogenase. So this is the enzyme which is going to be used, glyceraldehyde dehydrogenase. ठीक है? Because hydrogen has been taken out from PGM. अब क्या बना? 1,3 bisphosphoglyceric acid, bis या फिर bi या फिर di, because there are 2 phosphate available here. Now again the enzyme which is going to be used, kinase. kinase का तो काम आपको पता है. kinase क्या करेगा? फॉस्फेट एक जगह से निकाल के दूसरी जगह प्लेस करेगा. तो यहाँ पे kinase फॉस्फेट को निकालेगा इसके पास से. ठीक है? तो यहाँ पे मैं एंजाइम लिख लेता हूँ. एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट या फिर ग्लिसरेट काइनेस. फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस. अब जो फॉस्फेट निकला है यहां से, उस फॉस्फेट को एक्सेप्ट कौन करेगा? इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय ADP. इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय ADP. तो ADP अगर एक फॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा, अगर आप आगे वाले स्टेप में देखो तो आपने क्या बोला था? ATP में से फॉस्फेट निकाला था तो किस में कन्वर्ट हो गया था? ADP में कन्वर्ट हो गया था. अभी ADP में अगर आप फॉस्फेट ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ATP मिलेगा. और ये ATP का फॉस्फेट कहां से आया है? इसके पास से आया है. इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस. ठीक है? दिस ऑल्सो रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस फॉर इट्स एक्टिवेशन. इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन फॉर इट्स एक्टिवेशन. तो आपको याद रखना इस चीज को. ठीक है? तो एक फॉस्फेट आपने निकाल दिया. तो जब एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो अब क्या होगा? इट वुड नाउ बिस से क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, मोनो हो जाएगा. सो आई पुट इट एज 3 phosphoglyceric acid. Now we'll term it as, because one phosphate has been taken out, so now it is termed as 3 phosphoglyceric acid, 3 PGA. ठीक है? Simple and easy. How many carbons? So this is also going to be 3 carbons. This is going to be 3 carbons. Now this 3 phosphoglyceric acid is treated with the enzyme which mutates it. And the name of the enzyme is phosphoglyceromutase. The name of the enzyme is phosphoglyceromutase, and it mutates 3 phosphoglyceric acid and takes the phosphate from its third carbon and places it on its second carbon. मतलब जो phosphoglyceric acid था जिसके थर्ड कार्बन पे क्या था? फॉस्फेट ग्रुप अटैच था. इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज क्या होगा? वो फॉस्फेट उसके थर्ड कार्बन से चला जाएगा सेकंड कार्बन पे. तो अगर सेकंड कार्बन पे आ जाता है तो व्हाट वुड आई टर्म इट एज? सो इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज 2 phosphoglyceric acid. It is going to be termed as 2 phosphoglyceric acid. Okay, so it is also a 3 carbon compound. Okay, it can also be termed as PGA भी आप लिख सकते हो. ठीक है? 2 PGA, 3 PGA. अच्छा, अभी इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसके भी तो 2 मॉलिक्यूल हो गए.
So this is going to, everything has to be multiplied by 2. This is 2 molecules. This is going to be 2 molecules. This is going to be 2 molecules. 2 molecules of 2 phosphoglyceric acid. ठीक है? How many ATPs produced? तो ATPs भी कितने हो गए? 2 ATP प्रोड्यूस हो गए. ठीक है ना? क्योंकि एक से एक फॉस्फेट निकलेगा, दूसरे से दूसरा फॉस्फेट निकलेगा, तो 2 ATP बनेंगे. अब ये जो 2 phosphoglyceric acid बना है, which is a 3 carbon compound and it has phosphate attached to its second carbon, what happens to it? It undergoes or it is treated with the enzyme anulase. Anulase क्या करेगा? It is treated with the enzyme anulase, and anulase requires Mg2 plus. It requires Mg2 plus for its activation. It requires Mg2 plus for its activation. ठीक है? And what is it going to do? It is going to take out water out of it. मतलब यहां से water निकालेंगे. कितने मॉलिक्यूल वाटर के? एक फॉस्फोग्लिसरिक में से एक, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे. तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में. और फिर आप बोल सकते हो पेप. सो आई पुट इट एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप, that is phosphoenol pyruvate. कितने मॉलिक्यूल इसके? 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल. अब जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना है, ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना है, अब यहां पे फिर से आएगा एंजाइम काइनेस. कौन सा एंजाइम आएगा? काइनेस. Okay, the enzyme now again which is going to be used is kinase. अब kinase का तो रोल आपको पता है, वो फॉस्फेट को निकाल के एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करता है. तो अगर मैं यहाँ पे kinase एंजाइम यूज करूंगा, pyruvate kinase, I use the enzyme pyruvate kinase को एक्टिवेट करने के लिए Mg2 plus भी required है, and it also requires K plus. Mg2 plus is also required and K plus is also required. ठीक है? So now what happens is, ये जो एंजाइम है काइनेस, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के पास जो ATP उसको बाहर निकाल लेगा, उसको फॉस्फेट को बाहर निकालेगा. तो यहाँ पे फिर से क्या होगा? Again there is going to be formation of ATP. कौन रिसीव कर रहा है? फॉस्फेट. इट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय ADP and this is going to form what? This is going to form ATP. How many molecules of it? 2 molecules of ATP, 2 molecules of ADP. ठीक है? तो जब एक फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में से एक फॉस्फेट निकलेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 फॉस्फेट निकलेंगे, मतलब दोनों फॉस्फेट किससे बाइंड करेंगे? 2 ADP से बाइंड करेंगे, तो क्या बनेगा? 2 ATP बनेंगे. ठीक है? सो नाउ द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इज पाइरुविक एसिड. क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड बनेगा. अभी बाकी है, दिस वाज ओनली ग्लाइकोलाइसिस, अभी बाकी की चीजें बाकी है. सो ग्लाइकोलाइसिस में जो कंपाउंड मिला, इट इज आल्सो अ 3 कार्बन, दिस इज आल्सो 3 कार्बन. एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड विल गेट 2 molecules of pyruvic acid, which is a 3 carbon compound. ठीक है? So this was the whole thing. So this was the later half, जहां पे आप देख रहे हो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे ATP यूज में आया है, और सॉरी यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस हुआ. सो दैट इज व्हाट वी वांटेड ATP. और यहाँ पे ATP बन रहे हैं. 2 ATP आपने स्टार्टिंग में यूज किए, दैट वाज द इन्वेस्टमेंट फेज. और यहाँ पे आपने कितने ATP बनाए? 4 ATP बना दिए. ठीक है? तो इस तरीके से जो ATP बनता है डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ओके, सो दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. दैट इज नोन एज, इफ डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट, दिस इज अ सबस्ट्रेट जहां से फॉस्फेट को निकाला गया है, सो दैट इज टर्म्ड एज
substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. ठीक है, आपको याद रखना है, अगर सीधा सबस्ट्रेट में से फॉस्फेट को निकाला जाएगा तो उसे कहा जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पे 2 एटीपी बने हैं, यहाँ पे 2 एटीपी बने, मतलब टोटल 4 एटीपी बने हैं. यहाँ पे 2 H2O रिलीज हुए हैं और यहाँ पे 2 H2O यूज में आए हैं. यहाँ पे एक NADH2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है, तो NADH2 भी कितने हो जाएंगे? सो NADH2 भी हो जाएंगे 2 क्रॉस, दैट इज 2 NADH2. क्या है? 2 NADH2. अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग बात 2 NADH2 के बारे में आपको याद रखनी है. 2 NADH2 जो है वो भी एनर्जी देता है. NADH2 gives the energy, but it has to go through another process that is known as electron transport system. When NADH2 passes through the electron transport system, in that process it would lead to the formation of ATPs. कितने एटीपी देता है? एक NADH2 देता है 3 एटीपी. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 एटीपीज. ठीक है, मतलब ये चीज भी एनर्जी ही देने वाला है, बट इट हैज टू गो थ्रू लेटर ऑन स्टेजेस, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, तो आप कंसीडर कर सकते हो ये जो एटीपी है ये क्या है? कैश है. इट इज कैश. इसको आप यूज कर सकते हो. बट अगर मैं आपको चेक देता हूं तो चेक को आप दुकान पे ले जाके नहीं यूज कर सकते. यू हैव टू फर्स्ट गो टू द बैंक और आप चेक को क्या करोगे? एंड कैश करोगे. मैं कौन से चेक की बात कर रहा हूं? मैं ये वाले चेक की बात कर रहा हूं, NADH2. और बैंक कौन सी है? बैंक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो जब आप NADH2 नाम का चेक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली बैंक को दोगे तो ETS आपको क्या देगा? 3 ATP देगा. क्या देगा? 3 ATP देगा. और उस ATP को आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो 2 तरीके से ATP प्रोड्यूस हो गए. यहां से सबस्ट्रेट से अगर निकल रहे तो दोज आर कैश, जिसको आप रेडिली यूज कर सकते हो. बट ये जो चीज है ये भी ATP बना के देगी, बट इट हैज टू बी गिवन टू ETS. तब जाके ETS क्या करेगा? आपको 3 ATP बना के देगा, 3 ATP देगा. सो अभी के लिए इट्स अ चेक. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ओके, दिस इज द लेटर हाफ. और जो स्टार्टिंग में आपने बताया था दैट वाज द 5 स्टेप. अच्छा, यहाँ पे 5 स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं? सो दिस इज 1 2 3 4 5. दिस इज फर्स्ट, this is second step, this is third step, this is fourth step and this is 5 step. complete. 5 step complete हो गए. ठीक है, सो जितने भी एंजाइम्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, those enzymes are very important, आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, every step I mention here is very very important, it has to be understood. ठीक है, okay, so let's move ahead. अब पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस अपन ने देखा, उस ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या चीजें हो रही है मैं लिख देता हूँ. ग्लाइकोलाइसिस आपको याद करना है. आपको 5 बार ग्लाइकोलाइसिस लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है, आप नोट्स तो बनाओगे ही, बट नोट्स के अलावा आपको 5 टाइम्स ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस लिखना है और लिख के मुझे आप व्हाट्सएप करोगे. ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या हो रहा है? सी, लाइसिस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. ठीक है, तो यहां पे आपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लाइकोलाइसिस. तो मैं अगर बात करूं आइसोमराइजेशन की, आइसोमराइजेशन, आइसोमर बन रहा था. तो आइसोमर कब बन रहा था? तो आपको याद रखना है आइसोमर वाला स्टेप आता था 3rd स्टेप पे. ऑन द 3rd स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोमराइजेशन, देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP. SLP कहां हो रहा है? तो SLP को अगर आप ध्यान से देखो तो SLP 2 जगह पे हो रहा था, है ना? 2 स्टेप्स जो है उसके अंदर आपको SLP होता हुआ दिखेगा. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा. ठीक है, आप आपकी नोट्स के साथ मैच करना कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूं सही है कि नहीं, 2 स्टेप्स पे दिख रहा है कि नहीं. फिर और क्या हो रहा था? डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोजनेशन पे अगर आप ध्यान से देखो तो डिहाइड्रोजनेशन वाज टेकिंग प्लेस एट 1 स्टेप. ठीक है, कौन से स्टेप पे? 1 स्टेप पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था.
और डी और ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, सो ऑक्सीडेशन भी कितने स्टेप हो रहा है, एक स्टेप पे हो रहा है कहीं पे, ठीक है। सो यू हैव टू मैच, जो भी बातें मैंने यहाँ पे बोली है आप मैच करके उसके साथ देखो जो ग्लाइकोलाइसिस आपने बनाया कि ये सब चीजें हो रही कि नहीं। एक बार हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन, एक बार हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक बार दो बार हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और 3 बार हो रहा है आइसोमराइजेशन, ठीक है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेट्स सी। तो कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुए? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी मिलते हैं? तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो 4 एटीपी मिलेंगे। कितने? 4 एटीपी, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब जब आप NADPH2 को बैंक में डालोगे तो कितने एटीपी मिलेंगे? तो एक NADH2 से मिलता है 3 एटीपी। तो अपने पास कितने NADH2 है? अपने पास 2 NADH2 है। तो मैं लिखूंगा ETS, लिखता हूं यहां पे ETS। चेक का नाम क्या है? चेक का नाम है NADH2। कितने NADH2 है? 2 NADH2 है। एक NADH2 से 3 एटीपी मिलते हैं। तो मुझे यहां पे कितने एटीपी मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 6 ATP. I'll get 6 ATP. So how many total ATPs do I have? 6 plus 4. So a total of 10 ATP is produced. A total of 10 ATP is going to be produced. ठीक है? Total ATP production is 10. अगर आप स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स देखो तो उसके अंदर अपन ने 2 ATP यूज भी करे। ये तो लेटर ऑन स्टेज की बात है जहां पे आपने 4 ATP और 6 ATP और 10 ATP टोटल काउंट हो रहा है। बट अगर आप ध्यान दो तो स्टार्टिंग वाले स्टेजेस में आपने 2 ATP यूज करे। सो आई हैव टू माइनस 2 ATP यूज्ड। सो आई हैव टू माइनस 2 ATP। सो 2 ATP को जब माइनस करेंगे सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 8 ATP। कितना मिलेगा? 8 ATP मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको याद रखना 2 वैल्यूज है। एक तो है टोटल गेन, तो टोटल गेन कितना है? टोटल गेन इज 10 ATP। और नेट गेन कितना है? तो नेट गेन है 8 ATP। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं और मैंने उस बिजनेस में 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और उस बिजनेस के थ्रू मैंने 1 लाख रुपीस कमाए। कितना कमाए? 1 लाख रुपीस। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है? तो अगर आप प्रॉफिट यहां पे देख रहे हो तो मैंने 1 लाख रुपए कमाए बट मेरा 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट भी तो है। सो माई प्रॉफिट इज ओनली व्हाट? माई प्रॉफिट इज ओनली 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपने 10 ATP प्रोड्यूस करे पर आपने 2 ATP यूज भी तो किए थे। तो आपका जो नेट गेन है वो कितना है? नेट गेन इज ओनली 8 ATP, ठीक है। दूसरी बात, ये जो NADH2 है अपने पास, ये NH2 कहां जाता है? ETS में जाता है। यहां पे लिखता हूं इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? NADH2 जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है ETS में। किसमें? ETS में उसका ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो NADH2 से क्या मिलता है? एक बात तो मैंने बता दी, देयर इज वी गेट 3 ATP, 3 ATP मिलेंगे। और 3 ATP के साथ और क्या मिलेगा? वी गेट वाटर मॉलिक्यूल। क्या मिलता है? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मेटाबॉलिक वाटर आप बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वाटर बोल सकते हैं इसको। और यहां पे जो ATP बना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ना NADH2 का, फिर जाके ATP बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दिस इज
इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे ETS लिखा है, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू भी मैं 6 ATP कमा लूंगा ना, क्योंकि एक NADH2 से 3 ATP मिल रहा है। और मैंने ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 NADH2 बनाए, सो 2 का कितना हो जाएगा, 6 ATP हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन। So the total gain is 10 ATPs and the net gain is 8 ATPs because 2 ATPs are used. दूसरी क्या चीज है, वाटर। H2O। तो H2O अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 H2O यूज किए हैं और 2 H2O प्रोड्यूस किए हैं। यहां पे लिखते हैं used 2H2O and what do you call and metabolic H2O कितना रिलीज हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा था metabolic H2O। तो metabolic H2O भी बनेगा कितना, 2। ठीक है, मतलब 2 यूज करे और 2 प्रोड्यूस किए, टोटल कितना है ये, डायरेक्ट H2O, आई एम सॉरी, यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट H2O जो बना वो 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बने और मेटाबॉलिक वाटर जो है वो 2 बने। ठीक है, तो कितना हो गया, टोटल 4 मॉलिक्यूल हो गए H2O के। ठीक है, और उसमें अगर आप ध्यान दो तो 2 मॉलिक्यूल्स अपने स्टार्टिंग में यूज किए थे, सो यूज्ड इन द स्टार्टिंग स्टेप। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस को देखो आपकी नोट्स में, तो टोटल H2O कितने मिलेगा आपको, जो टोटल H2O जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 H2O। नेट गेन ऑफ वाटर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नेट गेन ऑफ ATP इज 8 ATPs एंड नेट गेन ऑफ वाटर इज 2 H2O। और क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में CO2 प्रोड्यूस होता है क्या, ठीक है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो CO2 का प्रोडक्शन अभी तो नहीं होगा, लास्ट में आपको CO2 देखने को मिलेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं एब्सेंट, CO2 इज एब्सेंट। ATP नेट गेन 8, वाटर का नेट गेन 2 एंड CO2 इज एब्सेंट। ठीक है, नाउ यहां पे जो सबसे एक इंटरेस्टिंग एंजाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसे पेस मेकर एंजाइम कहा जाता है, दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, कहां पे यूज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए भी। Phosphofructokinase is a very important enzyme. It is also known as the pacemaker. ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो पेसमेकर एंजाइम है दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। दैट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। पेसमेकर आपके हार्ट के अंदर एक सिस्टम होता है जो आपके हार्ट को बीट करने को बोलता है। ठीक है, मतलब हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसको बीट करने को कौन बोल रहा है, पेसमेकर। तो उसी के ऊपर से अपने नाम क्या दे दिया, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख रहा हूं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस इज अ पेसमेकर एंजाइम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। काम क्या करेगा ये, ओके, नाउ हाउ डज इट वर्क। तो अगर आपके पास द होल इंटेंशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है, तो अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ एटीपी अवेलेबल है तो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करने की जरूरत ही नहीं। यू डोंट रिक्वायर टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसा तो नहीं कि आप खाते जाओगे उसमें से एनर्जी निकालते जाएंगे। एनर्जी इज ओनली बीइंग टेकन आउट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब आपकी बॉडी में एनर्जी का अमाउंट कम हो जाएगा तभी एनर्जी निकाली जाएगी। तो तब तक के लिए क्या होगा, तो यहां पे देखो, लेट्स से दिस इज, ये एक एंजाइम है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहां पे ये जो साइट है, दिस इज, लेट्स से दिस इज एंजाइम, दिस इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ये एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम के पास 2 जगह यहां पे, ये जो प्लेस है दिस इज
एटीपी बाइंडिंग साइट या फिर रेगुलेटरी साइट, इसको मैं यहां पे नाम लिखता हूं। This site is known as the regulatory site and this site is known as substrate binding site. क्या बोलेंगे इसको? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बोलेंगे इस वाले को। ठीक है, अभी आपको याद होना चाहिए कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस आपने किसके ऊपर यूज किया था? आपने यूज किया था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर। ठीक है, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर जब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम काम करेगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बनाता था? इट वाज फॉर्मिंग फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट दिखाता हूँ। सबस्ट्रेट का नाम क्या लिखेंगे? F6P, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे आके बाइंड होता है। ठीक है, और जब ये यहाँ पे बाइंड है तो फिर क्या होगा? ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इट इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू 2 DHAP एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। दिस इज ओनली पॉसिबल अगर यहां पे देयर इज अटैचमेंट ऑफ ADP। अगर ADP रेगुलेटरी साइट में अटैच है, ADP का मतलब क्या हुआ? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ATP जब यूज में आ जाएगा तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ADP में। तो मतलब अगर आपके सिस्टम में ADP का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मतलब आपकी एनर्जी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। आपके बॉडी के अंदर ATP का प्रोडक्शन, ATP कम हो चुका है बिकॉज अभी आपकी बॉडी में क्या हो है? खाली ADP है। ADP कंसिस्ट ऑफ लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ATP कंसिस्ट ऑफ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इफ योर बॉडी, योर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ ATP एंड लोअर अमाउंट्स ऑफ ATP, दैट मीन्स योर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी। बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये ADP जब यहाँ पे बाइंड होता है रेगुलेटरी साइट में तो क्या होगा? F6P से क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बनेंगे और प्रोसेस कंटिन्यू होगा और जाके क्या बनेगा? फिर लास्ट में 8 ATP मिलेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस गोइंग टू कंटिन्यू एंड फॉर्म 8 ATP। बट अगर आपके सेल में देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ ATP, काफी सारा ATP है, ATP का प्रोपोर्शन कम है, तो जब ऑलरेडी ATP अवेलेबल है तो आपको फर्दर प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। यू डोंट रिक्वायर मोर ATP नाउ बिकॉज यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ ATP। तो उस केस में क्या होगा? जब ये ATP आके अगर यहां पे बाइंड करेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम की रेगुलेटरी साइट पे, अगर जब ATP आके बाइंड करेगा तो ये जो बाइंडिंग साइट थी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की बाइंडिंग साइट जो थी ये हो जाएगी इनएक्टिव। इट बिकम्स इनएक्टिव। तो अगर इनएक्टिव हो गई तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अटैच नहीं हो पाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं F6P is not able to bind, is not able to bind and process of ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप्स। समझ में आ गया ना? तो अगर F6P से फर्दर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करवाना है, मतलब आपको ATP बनवाना है, मतलब आपकी बॉडी में ADP या फिर ATP का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी ATP जनरेट किए जाएंगे। पर अगर ATP का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो ATP आके यहाँ पे रेगुलेटरी साइट पे बाइंड कर लेगा, तो जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट थी जहां पे आके F6P अटैच होता था वो साइट क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। और वो अगर इनएक्टिव हो गई तो F6P यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और अगर यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो फर्दर प्रोसेस रिपीट नहीं हो पाएगा और ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ATP ऑलरेडी अवेलेबल है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो अगर ATP ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको ग्लाइकोलाइसिस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर ATP का प्रोपोर्शन कम हो जाता है, एनर्जी का प्रोपोर्शन कम हो जाता है, तो यस, तब आपको ग्लाइकोलाइसिस करने की जरूरत है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस अगर परफॉर्म करवाना है तो आपके सेल के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपके सेल के अंदर ADP का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए और ATP का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अच्छा, ये जो पूरा पैटर्न आपने देखा जहाँ पे ये जो एंजाइम था ये एक्टिवेट हो रहा है, इसकी ये साइट एक्टिव हो रही है, इनएक्टिव हो रही है, दिस इज नोन एज
allosteric effect. This is termed as allosteric effect of enzyme. Allosteric effect of enzyme. ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन. सो यहाँ पे ATP बाइंड करेगा तो F6P बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर ADP बाइंड करेगा तो F6P बाइंड कर सकता है और फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है. तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ग्लाइकोलाइसिस अगर परफॉर्म करवाना है, किस चीज का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए? If amount of ADP is more compared to ATP, then F6P binds with fructose phosphofructokinase and performs glycolysis. ठीक है, that means amount of ADP should be more. ठीक है, तभी जाके क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म किया जाएगा. बट इफ amount of ATP is more compared to ADP, तो क्या होगा, F6P is not able to bind with phosphofructokinase and glycolysis stops. ठीक है, सो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है. सिंपल एंड इजी, डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस. आज के लेक्चर में पूरा ग्लाइकोलाइसिस आपने देख लिया. ठीक है, जो भी बातें मैंने बोली दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जब ये लेक्चर देखो आपको ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे से समझना है, बिकॉज ऑल दी नेक्स्ट लेक्चर्स, कमिंग लेक्चर्स आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू दिस प्रोसेस. ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझना है और समझ के इसको 5 बार लिख के मुझे दिखाना है. ठीक है, इट हैज टू बी रिटन 5 टाइम्स और आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. ओके, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. ATP जो है इट्स अ कैश जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और NADH2 है वो क्या है, चेक है जिसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो. आपको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, यू हैव टू सबमिट इन दी बैंक, और बैंक का नाम क्या है, ETS. तब जाके वो आपको 3 ATP देगा. ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द अनदर स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, चलो बाय बाय.